हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में 1.2 प्रश्नावली के अंदर पहला दूसरा सवाल किया था। तो दो संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, ठीक है ना। और एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी लगाई थी, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो वो तो दो संख्याओं के हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। अब तीसरे क्वेश्चन में हम तीन संख्याएं लेंगे, तो तीन संख्याओं के लिए ये वाला काम नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी यदि हम तीन संख्याएं लें एचसीएफ तीन संख्याओं का ए बी और सी का इंटू एलसीएम तीनों संख्याओं का ए बी व सी का, तो वो नॉट इजिकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो दो संख्याओं के लिए ये लागू होता है, ठीक है ना। तीनों संख्याओं के लिए यदि हमारे पास में तीन संख्याएं हैं तो फिर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। एक तो आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। अब हम सवाल लेते हैं। तो 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। ये तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। तो इसके अंदर पहले में तीसरे के पहले में संख्या दे रखी है 12, 15 और 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं हैं 12, 15 और 21। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का करते हैं 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे 3 बार, 3 से लगाएंगे 1 बार, तो 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। 15 का करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, और 21 का करते हैं 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो 12 का हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के लिए हो गया आपका 3 इंटू 5, और 21 के लिए हो गया आपका 3 इंटू 7, ठीक है ना। इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 बार आ रहा है इंटू 3, ठीक है। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब आते हैं हम एचसीएफ पे और एलसीएम पे। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सी मीन्स क्या है, कॉमन है, यानी कॉमन लेना है तीनों में से। तो आप देखिए तीनों संख्याओं के अंदर से कॉमन कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो हो जाएगा इसका 3, ठीक है, एकदम सरल है। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या लेना है, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कितने प्रकार के हैं पूरे सवाल के अंदर सभी लिख लेंगे। 2 है, 3 है, और आपका 5 है और 7 है, 5 है और 7 है। और इन अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेनी है, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए 12, पहला जो संख्या है इसके अंदर घात कितनी आ रही है, 2 की घात कितनी आ रही है 2, तो 2 की घात यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। उसके बाद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 की पावर 1 ही है, 5 की पावर भी 1 है, और 7 की पावर भी 1 ही है। तो 3 की पावर 1 है ही, 5 की पावर 1 है ही, 7 की पावर 1 है, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 4 की 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420। तो इस प्रकार से देखेंगे तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे,
ठीक है ना, बहुत सरल है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है, लेकिन यदि तीन संख्याएं लेनी हमने तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ ए बी व सी क्या है, तीनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि एचसीएफ 306 इंटू 657, इसका मतलब क्या है 306 और 657 कॉमा है का एचसीएफ दे रखा है 9, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है सॉल्यूशन इसका, तो यहां पर ए बराबर क्या है 306 यानी पहली संख्या 306, ठीक है ना, बी बराबर 657, ठीक है ना, और दोनों का एचसीएफ निकाल के उसने दे दिया है 9। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है ना, अब ये सारे मान रख करके इसमें रख देंगे इसके अंदर, तो एचसीएफ दे रखा है कितना 9। अब देखिए सवाल में पूछ कर रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम तो वो क्या हो जाएगा ए इंटू बी बटे में एचसीएफ आ जाएगा इसके नीचे एचसीएफ। ठीक है, अब इनके जो वैल्यू है पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 306 इंटू बी की वैल्यू है 657 बटे एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है 9। ठीक है ना, कुल मिलाकर क्या है चार है अपने पास में 1 2 3 4, तो चार इन चारों में से 3 की वैल्यू देकर के 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जम जाएगा, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 होती है 27, कितने बच गए 3 9 चौक 36, 34 को 657 से, तो यह आंसर आ जाएगा 22 33 8। ठीक है ना, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दे रखा था, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338। ठीक है, नोट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ये देख रहा है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है हमारा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अब देखिए इसमें बोल रहा है 6 की पावर n, अब हमारे पास में 6 की पावर n है, तो यदि हम n के स्थान पे 1 2 3 4 रखेंगे सवाल में, तो 6 की पावर 1 तो कितना हो गया 6, 6 की पावर अब n के स्थान पे 2 रखें तो कितना हो गया 36, 6 की पावर 3 तो ये कितना हो गया 216। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। अब आप गौर से देखें, n का मान 1 रखा है तो 6 आ रहा है, 2 रखा है 36 आ रहा है, 3 रखा है 216 आ रहा है, इसी प्रकार से चलता जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि इकाई का अंक, जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी इकाई का अंक 0 आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा किसी स्थिति में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मैं संख्या लूं आपके पास में 30, ठीक है ना, और इसके आपसे बोला जाएगा भाज्य गुणनखंड करें, आप 2 से भाग लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5 और फिर 5 से लगाएंगे इसमें 1, तो आपके अनुसार 30 के भाज्य गुणनखंड कितने हुए 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना, और कोई सी भी संख्या ले लें हम, जैसे मैं ले लूं 420, 420 ले लेते हैं। देखिए 2 से भाग लगाएं 210, फिर 2 से लगाएं 105, 105 में 3 से लगा रहे हैं 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर इसमें 5 का जाएगा 5 7 35, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, तो 420 में क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना, अब देखें गौर से, आप इन संख्याओं को गौर से देखें, आपको पूरा सवाल समझ में आएगा ये वास्तव में सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई सी संख्या दी जिसका इकाई अंक 0 था, तो उसके अभाज्य गुणनखंड की है, तो उसमें 2 इंटू 3 इंटू 5, तो गौर से देखिए आप इसके अंदर 2 आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है 5 आ रहा है,
ठीक है ना। मैंने 420 ले लिया, 420 के अभाज्य गुणनखंड की है, तो देखिए 2 आ रहा है, हालांकि दो बार आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए 5 भी आ रहा है साथ में। तो इन दोनों संख्याओं का अवलोकन करने से क्या पता लगा कि कोई भी संख्या जब शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अंदर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, यानी अंक 2 का और 5 का दोनों साथ में आना जरूरी है, ठीक है ना। वही संख्या शून्य पर समाप्त होती है। और भी कोई सी भी आप संख्या ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाइए आप। सवाल हमारे पास क्या है? सवाल हमारे पास में है 6 की पावर n। तो इस 6 के बाद गुणनखंड करें तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा ये n, ठीक है। अब आप देखिए इस 6 के ऐसे हम टुकड़े कर सकते हैं क्या जिसके साथ में 2 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 भी आ जाए, ऐसा हो सकता है? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से किए जा सकते हैं कि उसमें 2 और 5 दोनों साथ साथ आ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी स्थिति में, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका कारण लिख देंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंडन में करने पर 5 का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में दो एवं 5 दोनों का होना अति आवश्यक है। 2 और 5 दोनों अंक साथ में आने चाहिए, ठीक है। अति आवश्यक शब्द लिखा है मैंने, अति आवश्यक है, ठीक है। अर्थात 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये इसका कारण लिख दिया मैंने, और इसको आपको मैंने यहां समझा दिया है कि आप कोई सी भी संख्या मन में सोच लें जिसके इकाई के स्थान पे यानी 0 पे खत्म होनी चाहिए वो संख्या, और उसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से 2 और 5 आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े भाषात्मक है, तो इसको आप आराम से नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करना है। तो जैसे मैं इस वाले सवाल को करूंगा, एक सवाल के अंदर 2 सवाल है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको करूंगा वैसे ही उसको करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको कर देता हूं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पद कितने हैं, एक तो ये है हमारे पास में और एक हमारे पास में ये। तो इस सवाल में कितने पद हैं? 2, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? 13। तो यहाँ क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 13 एकम 13, ठीक है। तो ये 13, 11 7 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 कितना हो गया? 78।
ठीक है। अब देखिए इस 78 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, तो 78 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से भाग लगाएं, 2 तिया 6 बचा 1, 2 9 18, फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से जा रहा है, 13 एकम 13। तो 78 की जगह हम लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है ना। तो 78 के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब ये देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसका रीजन देना है, कारण देना है क्यों है भाज्य संख्याएं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी, वो ये थी, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं अभाज्य आ रही हैं और इन सबका क्या है, गुणनफल। तो ये गुणनफल का क्या बन रहा है, एक रूप बन रहा है। ये सारा क्या बन रहा है, अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बन रहा है, के गुणनफल का रूप। सारी संख्या क्या आ रही है, अभाज्य, और सारी संख्याएं अभाज्य जो आ रही हैं उनका जो गुणनखंड है उसका क्या बन रहा है, ये गुणनफल बन रहा है। अतः ये क्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। भाई अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए किसी भी संख्या के, और उनका गुणनफल का क्या बन रहा है, रूप बन रहा है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। ये क्यों है, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप देख लें कि एक पद तो हमारे पास में ये है, दूसरा पद हमारे पास ये है, दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ 13 लेके कॉमन किया है, ठीक है ना, उसी प्रकार से इसको भी 5 लेके कॉमन कर लेंगे, इसकी ये भाषा लिख लेंगे, ठीक है। नोट करने आप क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 का सारांश क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक है ना वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ एक मार्ग बना हुआ है या पथ बना हुआ है, रास्ता, ठीक है ना। अब 2 कैंडिडेट हैं, एक तो सोनिया है और इस मार्ग के वो चारों चलना शुरू करती है इस प्रकार से, एक चक्कर लगाती है, फिर दूसरा चक्कर लगाती है, इसी प्रकार से वो चक्कर लगा रही है। और दूसरा कैंडिडेट है रवि, वो भी यहीं से चलना शुरू करता है। दोनों कैंडिडेट एक ही स्थान से एक ही समय चलना शुरू करते हैं। तो जो सोनिया है, सोनिया का टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग किस हिसाब से कि 1 मिनट में कितना चल रही है, 18। फिर दूसरा जब चक्कर लगाएगी तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 मिनट ले लेगी दूसरे चक्कर में। फिर तीसरा चक्कर लगाएगी तो कितना ले लेगी, 54। इसी प्रकार से उसके पर चक्कर पर मिनट बढ़ते जाएंगे। पहले मिनट में 18, फिर दूसरा चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा, 36, फिर तीसरा चक्कर लगाएगी, इसी प्रकार से 54, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब रवि की पोजीशन क्या है कि वो जब एक चक्कर लगा रहा है तो उसको लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है ना। फिर जब दूसरा राउंड लगाएगा तो 12 के बाद फिर उसको कितना लग जाएंगे, 24 मिनट, फिर 36, फिर इसी प्रकार से चलता रहेगा 48, इसी प्रकार से इसके चक्कर चलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि वो ये सोनिया और रवि एक ही स्थान पर एक से जब चलना शुरू किए तो कितने समय पश्चात एक ही जगह पर आकर मिलेंगे, ठीक है ना, सेम टाइम। तो इसमें किस प्रकार से करना है, तो आप अगर इसका अवलोकन करें तो गौर से देखें। इसका सोनिया का सेकंड राउंड होने पर कितना बन रहा है, 36, और रवि का तीसरे राउंड होने पर कितना बन रहा है, 36। यहाँ पर सेम पोजिशन बन रही है, देखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि 18 और 12 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एलसीएम, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 व 12 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले लेते हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 12 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये 18 हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। और यदि हम इसको घातांक रूप में लिखें तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितना हो गया है, 2, ठीक है ना। 12 का करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और यदि इसको हम घातांक रूप में लिखें
तो 2 की पावर कितना हो गया 2 और 3 की पावर कितना हो गया 1, ठीक है ना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया सबसे पहले आवाज गुणनखंड कितने प्रकार से हैं, इसके अंदर कितने प्रकार के हैं सबसे पहले तो वो नोट कर लेते हैं। तो इसमें 2 और 3 है, एक तो 2 है और एक 3 है। अब इनकी कौन सी घातांक लेनी है, बड़ी घातांक लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, इसमें बड़ी घातांक कौन सी है 2 की पावर 1 और 2 की घात 2 में कौन सी है 2 की पावर 2, और यहाँ पर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में बड़ी कौन सी है 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4 और 3 की पावर 3 कितनी हो गई 9, तो 4 मान कितना हो गया 36। इसका मतलब 36 मिनट में वो दोनों सोनिया और रवि आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली थी, इजी प्रश्नावली है। ऐसा महसूस होता होगा कि हम कौन सी क्लास में कर रहे हैं, 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा हमने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको आराम से नोट करना है। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं, तो आप आराम से कर लें, कोई समस्या है तो आप मेरे को बता दें, ठीक है ना। धन्यवाद।